Hello everyone. Previous class we have seen work energy power in associated with rotational motion. ठीक है, वो सब समझ में आ गया था, सिंपल सा था। अब आज हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, तो लेट अस सी। अब जानते हो कि व्हेन ए बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, वो रोलिंग मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज superposition of a pure linear motion and a pure rotation about its own axis. Rotation about its own axis, ये दोनों को जोड़ने से रोलिंग मोशन होता है, आपको मालूम है। मतलब रोलिंग मोशन में अगर कोई भी पैरामीटर निकालना है, यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंटम, यू वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी, यू वांट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी निकालना है तो इन दोनों के लिए निकालो और जोड़ दो। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर वे पे जोड़ दो। हम निकालना चाहते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। आई वांट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल की क्वेश्चन के लिए, रोटेशनल डायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो आज का, और इसके बाद एक पढ़ाएंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये दोनों स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी and the kinetic energy due to the rotational motion of the body। और आप लोगों को तो मालूम है, अगर ये मास m है, वेलोसिटी v में जा रहा है, तो लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर। और अगर ये रोटेशन में है, ये प्योर रोटेशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ I अबाउट O इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। बस दोनों को जोड़ दो, यू गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। हम इन दोनों को जोड़ेंगे बट इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन का मतलब v और ओमेगा में एक रिलेशन है। क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये रिलेशन आपको मालूम है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आया, इसमें से मैं जबरदस्ती हाफ एम वी स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस हाफ तो चला गया, एम वी स्क्वायर बाहर लिए तो एम वी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, I0 ओमेगा स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर की जगह अगर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। v स्क्वायर की जगह अगर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस v की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा आर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल फाइंड it is coming out to be, फॉर्मूला जो फाइनली निकलेगा उसको याद रखना, it is I0 रहेगा ऊपर, क्योंकि नीचे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे आ गया एम आर स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग प्यार से लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। बस हम कहेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन इज हाफ एम वी स्क्वायर बीटा। फिर व्हाट इज बीटा? बीटा इज 1 प्लस I0 बाय एम आर स्क्वायर। पहले बीटा को ठीक से समझो, बीटा को ठीक से समझो। ये जो बीटा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बीटा देखो तो कोई छोटा सॉलिड स्फीयर है, छोटा सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए बीटा का वैल्यू क्या होगा? सॉलिड स्फीयर के लिए I0 होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2/5 इज 7/5। अगर बड़ा सॉलिड स्फीयर है तभी 7/5। मतलब बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट बीटा does not depend upon the size of the body, it depends only on the shape of the body। तो क्या लिखेंगे? बीटा depends on, it depends on shape of the body and axis of rotation, ठीक है। बीटा इसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा इसका वैल्यूज लिख देंगे। क्या आप बता सकते हो
फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए आप जानते हो कि IO होता है 2/5 mr², नहीं, और रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए I होता है, आपको याद होगा लेकिन भूल गए होगे, अलग बात है। डिस्क के लिए क्या होता है, यस आप लोगों को मालूम है, इट इज IO इज इक्वल टू हाफ mr², है ना। हॉलो स्फीयर सबके लिए मालूम है। अकॉर्डिंगली आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन। कोई सॉलिड स्फीयर है तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/5 mr² हो गया, 1 + 2/5 इज इक्वल टू 7/5। फॉर ए रिंग 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फॉर ए डिस्क 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। मतलब अगर आपको किसी बॉडी का शेप बता दिया गया बीटा, you can find out very conveniently using this formula. Once you know the value of beta, go back and see what is the kinetic energy in rolling motion, half mv² into beta. कोई डिस्क ऑफ मास m v वेलोसिटी में जा रहा है, अगर वो लीनियर मोशन में है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। रोल करते हुए जा रहा है, हाफ mv² बीटा। बीटा कितना है फॉर ए डिस्क, यू हैव टू रिमेंबर इट इज 3/2 और यू कैन कैलकुलेट इट इज 1 + I/mr²। तो आप इसको 2-3 बार ओरली बोल दो ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि आगे की सारा न्यूमेरिकल में यू विल गेट दिस टर्म बीटा इन्वॉल्व्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर जगह ये बीटा की टर्म पे आएगा। हम लोग इतना बड़ा टर्म को और नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या देखें, बीटा इज 1 + I0/mr², और हमारा जो गोल्डन फॉर्मूला निकल के आया है तो क्या है, द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ mv² बीटा। ये आपको याद रखना है। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी याद रखना जरूरी है, इट विल बी हाफ mv² बीटा। हो गया, चलिए लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद दीज न्यूमेरिकल्स। बस आपको अभी के टोटल डिस्कशन में से क्या याद रखना था कि व्हेन ए बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज the ordinary sum of linear kinetic energy associated with the body and rotational kinetic energy associated with the body, and in general it is given by half mv² beta, where beta is 1 + I/mr²। I क्या है, moment of inertia about its own axis। Fine, now let us go for the questions। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करने में मुझे मदद करोगे। When a solid sphere slides with a velocity v, its kinetic energy is 100 joules। If it rolls with same speed, what will be its kinetic energy? फिर कोई सॉलिड स्फीयर स्लाइड करते हुए जा रहा है, क्या स्पीड में, v स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100 जूल्स। अगर ये रोल करेगा उतना ही स्पीड में तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताइए। क्या दिया, सॉलिड स्फीयर है, स्लाइड कर रहा था। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे when sliding, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है भाई, हाफ mv², क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है, स्लाइड करते हुए कोई बॉडी जा रहा है, एंड दैट इज गिवन 100 जूल्स, ऐसे दिया। when rolling काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, जब स्लाइड कर रहा था काइनेटिक एनर्जी क्या था, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अब ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है ना, कितना होगा फॉर्मूला, हाफ mv² बीटा। तो बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन, हमें पहले लिखना पड़ेगा व्हाट इज बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर। फॉर सॉलिड स्फीयर बीटा इज इक्वल टू 1 + I/mr²। कुछ भी नहीं दिया है, ना मास दिया है, रेडियस दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I फॉर सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²/mr²। सिंप्लीफाई करो तो बन गया 7/5, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं करवाते रहूंगा ना, 2 साल में क्लास 11 का कोर्स खत्म होगा और आप लोग भी खुश रहोगे, सर क्या मस्त पढ़ाते हैं, और हम भी खुश रहेंगे कि चलो 2 साल लूट लिए इनको
11th क्लास पढ़ा के, है ना, ऐसा लगेगा। मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में वही हो रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। टुडे only I watched more than 1.5 hours for a very champion teacher having so many subscribers, and I was not surprised because this country is full of idiots and some idiots are ruling on them. When sliding kinetic energy is coming 100 joules, the rolling kinetic energy will be half mv square beta. It is coming out to be half mv square beta. half mv square की जगह क्या लिख लेंगे, half mv square की जगह लिख देंगे 100, half mv square की जगह लिख देंगे 100 और बीटा की जगह 7/5. Is it not 140 joules? 140 joules. ठीक है, okay, let us go to the next. A disk and a solid sphere both have same mass, both of same mass are rolling with same speed. Find the ratio of their kinetic energy. हम जानते हैं रोलिंग मोशन की बात चल रहा है, बीटा की जरूरत पड़ेगा किसके किसके लिए, डिस्क और सॉलिड स्फीयर के लिए। पहले वही निकाल के रेडी रख देते हैं क्योंकि बाद में काम में लगने वाला। बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर, बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर अभी तो थोड़ी देर पहले निकाले थे, आप लोग 2-3 बार करो फिर आपको याद रह जाएगा, बाद में और मैं नहीं निकालूंगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा। कितना था 7/5। बीटा फॉर डिस्क, बीटा फॉर डिस्क 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर दिया है कि दोनों का क्या दिया है, बोथ ऑफ सेम मास, नहीं भी होता, हाँ सेम मास है तो ठीक है। और अब ये क्या हो गया, इट इज कमिंग 3/2। पूछा है उनका काइनेटिक एनर्जी। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन फॉर डिस्क, है ना, बाय काइनेटिक एनर्जी in rolling motion for solid sphere क्या हो जाएगा, both are moving with same speed, same mass, इसके लिए half mv square बीटा for disk by half mv square बीटा for solid sphere। कितना सिंपल है, आप ये फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्कूल एग्जाम में आएगा तो सीधा हाफ mv square बीटा लिख सकते हो। बीटा मत लिखो, क्यों मालूम, क्या मालूम स्कूल वाले बीटा समझेंगे नहीं समझेंगे। अगर बीटा लिखे तो वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर ऐसे लिख देना, क्योंकि ये बीटा थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग में चलता है, स्कूल वाले इसको 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बड़ा वाला टर्म को ऐसे ही रखते हैं लोग। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी बीटा फॉर डिस्क बाई बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर। डिस्क के लिए था कितना 3/2 और सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5। कितना हो गया भैया 15/14। So the ratio of their kinetic energies is 15/14। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere is rolling, what fraction of its total kinetic energy is translational, what fraction of its total kinetic energy is rotational। IIT JEE में भी आ चुका है, ठीक है, IIT JEE का स्क्रीनिंग टेस्ट में भी ये आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बोल रहा है कि कोई एक स्फीयर जो है सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, अब मैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया हूँ, वो हॉलो स्फीयर डिस्क रिंग कुछ भी दे सकता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, कितना हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा तो हम देखेंगे कितना हिस्सा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, कितना हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता करना है रेशियो ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाय रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर बीटा। और ये बात चल रहा है किसका, सॉलिड स्फीयर। आपको मालूम है बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर इज कितना, अब तो बता दो व्हाट इज बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर 7/5। यस पकड़ में आ गया आप लोगों को। ऐसे कुछ वैल्यू को प्रैक्टिस करके याद रखना है। तो वैल्यू आंसर क्या हो गया, आंसर 5/7। अच्छा टोटल काइनेटिक एनर्जी का 5/7 पार्ट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई बता सकता है कितना हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? टोटल का 5/7 पार्ट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, बाकी 2/7
बाकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या कहोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, इट इज 1 प्लस 5/7 दैट इज इक्वल टू 2/7। या फिर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर बीटा लिखो, आई को एम आर स्क्वायर करो, फिर डालो, सिंपलीफाई करो, देखो आपको आ जाएगा आंसर इज कमिंग आउट टू 2/7। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यही चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके रख देता हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा शायद, कुछ महान लोग हैं। हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं ना, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, बाय रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। हो गया ना? अब इसको करो तो दिस बाय दिस इज 1 माइनस लीनियर काइनेटिक एनर्जी बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला था? 5/7। इट इज कमिंग आउट टू बी 2/7। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आया क्या? Yes, sir. Next, a rolling body has linear kinetic energy equal to half of the total kinetic energy. What can be shape of the body? ऐसा कोई एक बॉडी है जो रोल कर रहा है, रोल करते वक्त उसके पास जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी का आधा है। बताओ वो बॉडी का शेप क्या हो सकता है? कौन सा बॉडी है? स्फीयर है, डिस्क है, सिलेंडर है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, आपको बताना है। तो क्या दिया है? सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है कि हाफ ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बता सकते हो टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है? हाफ, क्योंकि लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का आधा है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब बाकी आधा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? हियर लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल का हाफ आई ओ ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करते हैं, हाफ को दोनों तरफ से खा जाओ, ये हो गया एम वी स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई को आई ही रहने दो, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या मिला? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये कौन सा बॉडी है भैया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है? रिंग के लिए, रिंग को हो या हॉलो सिलेंडर को हो, है ना? तो शेप क्या है? शेप ऑफ द बॉडी इज रिंग और हॉलो सिलेंडर, रिंग और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, उसके केस में आई होता है एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर नहीं होता, उसमें 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, see this question. Here is a disc, a thread is wound over the disc, passing over a smooth massless pulley. Block is attached. Mass of the block disc both are m, given for easy calculation. As the block descends, the disc rolls on the table. Find the velocity of the block as it goes down by 10 meter. Given that pulley is massless. जब तक ये ब्लॉक नीचे जाता है कितना? 10 मीटर पूछा है। बताओ जब ये ब्लॉक नीचे गया 10 मीटर पूछा है, बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा, अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v होगा तो उसके साथ अटैच्ड थ्रेड का भी वेलोसिटी v होगा। थ्रेड का हर जगह वेलोसिटी बराबर रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी v होगा। Is that clear? So velocity of the highest point is v. क्या कोई मुझे बताएगा what will be velocity of the disc? क्योंकि ये रोल कर रहा है, अगर ये वेलोसिटी v है तो हम जानते हैं यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ का वेलोसिटी x होने से यहाँ का वेलोसिटी 2x होता है हाईएस्ट पॉइंट में, है कि नहीं? That means when the block goes down with a velocity v, the velocity of this point will be v/2. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस, ये पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ का वेलोसिटी हुआ v, यहाँ का वेलोसिटी हो गया v/2। हम क्या कहेंगे? The disc is rolling with what velocity? v? No, v/2. The disc is rolling with v/2। देखा कितने सारे कंसेप्ट को इसके अंदर जोड़ दी। पहले इसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में।
velocity of block is v. The velocity of highest point of disk is also v. So the disk is rolling with speed v/2. ये हुआ पहला कंसेप्ट जो हमें जरूरत पड़ेगा। दूसरा हुआ जब ये रोल कर रहा था, here was a coefficient of friction given, there must be some frictional force. Have we not to consider the loss in kinetic energy because of the Warden against friction? क्या वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा कि बाई फ्रिक्शन होगा? पहले सोचो। When this body is rolling on this rough plane, work will be done by friction और against friction. छोटा सा क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, सारा कंसेप्ट को पकड़ोगे तभी समझ में आएगा। जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट? वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इज 0। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स लोएस्ट पॉइंट में आ रहा है, क्या लोएस्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। नो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या रह गया? एज वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0, नो वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ओहो, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या हुआ? मतलब अभी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सारा का सारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे अभी क्या कहेंगे? अभी 10 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा डिटेल्स में लिखे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसका हुआ है? देखो तो डिस्क का हुआ है कि ब्लॉक का हुआ है? किसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है? ब्लॉक का। डिटेल्स में लिखेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ है? डिस्क का हुआ है कि ब्लॉक का हुआ है कि दोनों का हुआ है? दोनों का हुआ है। ब्लॉक का कौन सा काइनेटिक एनर्जी हुआ है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और डिस्क का रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे इसको, इट इज गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी, गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, gain in linear kinetic energy of the block plus gain in rolling kinetic energy of disk. How? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का कितना है? mkg का ब्लॉक 10 मीटर नीचे गया, लॉस कितना हुआ? mg10। गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का कितना हुआ? अगर उसका वेलोसिटी v है तो हाफ mv स्क्वायर। हम लोग तो वही लिए, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक को v लिए, तो हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, डिस्क का रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या था? डिस्क का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर बीटा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द डिस्क? v/2। ध्यान रहे, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज v/2। तो हम कहेंगे हाफ m v/2 का स्क्वायर इनटू बीटा फॉर डिस्क। ये समझ में आना जरूरी है। चलिए सिंपलीफाई करते हैं। क्या आपको मालूम है कि बीटा फॉर डिस्क कितना होता है? कितना होता है बीटा फॉर डिस्क? 1 + I/m स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले किए थे 3/2। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं, सिंपलीफाई करके देखते हैं। हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, ये हो गया 2 8, एक तो 3/2 हो गया 16। इट इज 3/16 mv स्क्वायर। देखो तो इसको आप लिख सकते हो 8/16, 3/16, दोनों मिलके हो गए 11 mv स्क्वायर। 11 mv स्क्वायर
by 16 and that is equal to mg10। m तो हो गया दोनों तरफ से, हमें क्या चाहिए था v, तो v कितना हो गया भाई 16g into 10 by 11 का रूट ओवर। अच्छा g को अगर हम 10 ले लेते हैं, g को अगर हम 10 ले लेते हैं तो हम कहेंगे कि रूट ओवर लो तो 16 का हो गया 4, g into 10 का हो गया 10, it is coming out to be कितना हो गया देखो तो it is coming out to be 4 into 10 by root over of 11, so it is 40 by root over of 11 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? Yes, sir. See this question. Here is a disc, a thread is wound on the disc. The disc is allowed to fall from rest when it descends by a distance x. The question is, when it descends by a distance x, find the velocity gained by the disc. Find velocity of disc as it descends by a distance x from rest. पहले देखो कि अब ये थ्रेड अगर इसके ऊपर बंधा गया है, ये जो डिस्क अभी नीचे आने वाला है, इस लगेगा कि एजी द डिस्क इज रोलिंग ऑन दिस लाइन। क्यों? क्योंकि घूमते 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 आएगा, तो एज इफ इट इज रोलिंग, तो हम कहेंगे इट अपीयर्स एज इफ द डिस्क इज रोलिंग ऑन द वर्टिकल लाइन। पहले यही चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हियर सॉल्यूशन इन सब्सिक्वेंट मोशन the disc appears to roll. Now loss in potential energy is equal to gain in rolling kinetic energy. वाओ, अच्छा ये बात है। लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ भाई? अगर ये x नीचे आया, मास दिया नहीं, एज्यूम करते हैं m मास कम्स डाउन बाय x, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgx, गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी डिस्क के रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बीटा, और बीटा फॉर डिस्क यू नो, बीटा फॉर डिस्क इज 3/2 है ना। चलिए वैल्यू डालते हैं, m तो दोनों तरफ से गया और वैल्यू डाल देते हैं, ये आ गया gx, m गया दोनों तरफ से, ये छोटा m बड़ा m देखो मत, कंफ्यूज मत होना, दोनों m बराबर है, m गया दोनों तरफ से, gx इज इक्वल टू हाफ, क्या ये हो गया 3/2 डालो तो 3/4, इट इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर और v इज 4gx/3 4 डबल। बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम सही आंसर कर रहे हो। आपको याद होगा शायद 1-2 क्लास पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें हमें पूछा गया था फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, नहीं? जैसे ये क्वेश्चन में हुआ या फिर इसका प्रीवियस क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पूछेंगे आपको फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। When you are asked to find out the acceleration of the block, it really becomes a tough job for you to calculate in this case using the forces. Acceleration जानने के लिए देखना पड़ेगा क्या नेट फोर्स पे मास, क्या टेंशन है, क्या फ्रिक्शन है, वो सारा देखना पड़ेगा, and that is really a tough job. But then in that case what to do? अगर ये 10 मीटर नहीं दिया होता, x दिया होता, तब भी तो हम निकाल सकते थे ना वेलोसिटी। What is the velocity after it descends a distance x? मतलब आपका आंसर in terms of x आता है कि नहीं? जैसे इस केस में हुआ क्या है? The disk has gone down by a distance x, वेलोसिटी क्या आ गया? रूट ओवर ऑफ 4gx/3। प्रीवियस केस में x के जगह 10 दिए थे, कुछ वैल्यू मिल गया था, x दिए होते तो कुछ वैल्यू मिल जाता। बट वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ x, अभी अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता दूं क्योंकि आपको बाद में शायद मौका नहीं मिलेगा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v dv/dx, है ना। यहां पर हम v निकाल चुके हैं, रूट ओवर ऑफ 4gx/3 ऐसा निकला है, तो ठीक है, इसमें 4g/3 तो कांस्टेंट है, आप डालो इसको v के जगह लिखो 4, अच्छा dv/dx पहले निकाल लेते हैं, dv/dx क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 4g/3 तो कांस्टेंट है, रूट x का डेरिवेटिव मतलब x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव, इट विल बी हाफ x टू द पावर हाफ -1, इट इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ
4g/3 और ये नीचे हो गया 2 और क्या हो गया f⁻⁻½ मींस 1/√x। फाइंड आउट नाउ व्हाट इज कमिंग आउट टू बी एक्सीलरेशन। हम निकालना चाहते हैं एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क। एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क इज इक्वल टू v dv/dx। v का वैल्यू √4g√x/3 नहीं सर 4gx/3 था, हाँ वही है, √x को बाहर ले लिया हूं इनटू ये हो गया 1/2 √4g/3 इनटू 1/√x 1/√x। देखो ये √x चीज कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, √x चीज इज गेटिंग कैंसिल, √x कैंसिल हो गया, √x कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया आपको, ये गया, क्या मिल गया, ये हो गया 4g/3 नीचे 2, आंसर हो गया 2g/3। सो द एक्सीलरेशन इज 2g/3। अगर आप प्रीवियस क्लास में जो न्यूमेरिकल किए थे उसका निकालोगे एक्सीलरेशन क्या था तो 2g/3 ही मिलेगा आपको। या तो आप वेलोसिटी निकालो फिर एक्सीलरेशन निकाल दो, या फिर आप एक्सीलरेशन निकालो v = u+at और v² = u² + 2s लगा के भी वेलोसिटी निकाल दो, एक से दूसरे को हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो वेलोसिटी निकाल के एक्सीलरेशन निकालने वाला तरीके में कैलकुलस यूज होता है, एक्सीलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकालने वाले तरीके में कैलकुलस यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? अंडरस्टैंडिंग नंबर यस समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A hollow sphere of mass m is filled with water of mass m. The sphere rolls with speed v. Find the total kinetic energy. एक hollow sphere है जिसका मास m है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है मास m का और ये रोल कर रहा है स्पीड v में। बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बताने वाले को तुरंत एक बड़ा साइज का शाबाशी मिलने वाला है। I love this question. This involves a concept. थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी किसका? वो स्फीयर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। हॉलो स्फीयर है मास m, पानी भरा है मास m का, रोल करते हुए जा रहा है। अच्छा थोड़ा इमेजिन करके देखो तो सपोज यहां पर एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है ताकि अंदर का चीज आपको दिखाई दे रहा है। लिसन, ग्लास का हॉलो स्फीयर है, अंदर का चीज आपको दिखाई दे रहा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे वो ग्लास का जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर पूरा पानी नहीं है, कुछ पानी रखा हुआ है। ठीक है, कुछ पानी रखा हुआ है। ठीक है, नाउ थिंक व्हेन दिस हॉलो स्फीयर विल रोल, मतलब कैसा करेगा? ये रोल करेगा का मतलब वो कैसे करेगा? ये घूमेगा भी और चलेगा भी। तो आपको क्या लग रहा है? ये पानी पे मान लो एक कीड़ा, एक छोटा सा पीस, कुछ छोटा सा पार्टिकल फ्लोट कर रहा है। बताओ ये पार्टिकल का कौन सा मोशन होगा? जब ये बॉल रोल करेगा क्या पानी भी घूमेगा इसके अंदर? नहीं घूमेगा, पानी का लीनियर मोशन हो रहा है, स्फीयर का रोलिंग मोशन हो रहा है। क्या ये चीज सबको हजम हो रहा है? यस। तो आप कहोगे वाटर विल अंडरगो लीनियर मोशन और द स्फीयर विल अंडरगो रोटेशनल मोशन। ये चीज इसके अंदर देखना था। तो काइनेटिक एनर्जी, पानी का काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। कितना मास था m, क्या स्पीड में जा रहा था v, हाफ m स्क्वायर, और स्फीयर का हाफ m स्क्वायर बीटा, है ना? तो देखेंगे ये चीज आपको समझ में आ जाना बहुत जरूरी था। तो क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे when the sphere rolls, the water inside undergoes when the sphere rolls, the water inside undergoes a linear motion, ये आपको समझ में आना चाहिए। So total kinetic energy is kinetic energy of rolling kinetic energy of hollow sphere नहीं plus linear kinetic energy of water। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Is it understood? Yes sir. Yes। तो हम कहेंगे अब
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर क्या था भाई, मास m है, v स्पीड में जा रहा है, तो हमें तो मालूम है हाफ mv स्क्वायर बीटा, बीटा फॉर होलो स्फीयर आपको निकालना है, आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, m kg का पानी था, v स्पीड में जा रहा था, तो हाफ mv स्क्वायर, जबकि बीटा फॉर होलो स्फीयर आपको मालूम है 1 प्लस I बाय m r स्क्वायर, वैल्यू डालो तो I होता है 2 बाई 3 m r स्क्वायर, मारपीट करो तो सिंपल हो गया ये 5 बाई 3, तो ये हो गया 5 बाई 3 मतलब 5 बाई 6 mv स्क्वायर and 1 by 2 mv square means 3 by 6 mv square, so it is 4 by 6 कितना हो गया, ये हो गया 5 by 6 mv square, 5 by 6 mv square and this is coming out to be ये कितना हो गया हाफ mv square, मतलब ये हाफ mv square, तो ये हो गया 3 by 6 mv square, 8 by 6 4 by 3 mv square, अरे वाह, कोई तो बोला था लेकिन लग गया था, मुझे पक्का मालूम है लग गया था। किसका आंसर है, किसका आंसर था 4 by 3 mv square? यस सर 4 by 3, लेकिन तुम ऐसे नहीं किए होगे पक्का, तुम कुछ गलत किए हो। ऐसे ही किया हूं सर। So nice, then you will get the book, you have to come and collect the book, it is so nice that you have done it, इतना सोच पाए आयुष्मान पत्ती, I feel proud of you, it is 4 by 3 mv square, so nice। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Here you see another question and this is also JEE question, this is also JEE question, difficult नहीं है बोल के मैं दे रहा हूँ, difficult होता तो नहीं देता, ये difficult नहीं है क्वेश्चन। हाँ देखो, तो अब देखो यहाँ पे ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोलिंग विथ स्पीड v, ये v स्पीड में रोल करके आ रहा था, रोल करके आ रहा था सॉलिड स्फीयर, ऐसे इधर जा रहा था, फिर क्या हुआ एक स्मूथ इंक्लाइन सामने आ गया और ये चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते यहाँ तक चढ़ा, फिर यहाँ से वापस आया, पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा पूछा है टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट क्लाइम्स, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट क्लाइम्स, ठीक है। तो पहले हम सोचेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या कौन सा चीज था, इट वाज ए सॉलिड स्फीयर, है ना, इट वाज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m was moving rolling with speed v, अब चढ़ने लगा है, थिंको, जोर लगा के थिंको, a solid sphere mass m rolling with speed v climbs onto a smooth inclined plane, what is kinetic energy at highest point of motion, इसके बारे में हमें ढेर सारे चीजें समझना है, कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं। मैं I'll go for other page to understand। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन पे जब ये सॉलिड स्फीयर रोल करते हुए आके यहाँ पे पहुंचा, दिस सॉलिड स्फीयर रीचेस हियर, इट वाज रोलिंग, इट वाज हैविंग सम वेलोसिटी, इट वाज हैविंग सम वेलोसिटी, अच्छा अब देखो तो जब ये इंक्लाइन प्लेन में चढ़ने लगा, जब ये इंक्लाइन प्लेन में चढ़ने लगा, सोचो जब ये इंक्लाइन प्लेन में चढ़ने लगा यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास हो सकता है कुछ वेलोसिटी होगा और हो सकता है कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, जबकि शुरू में वेलोसिटी था v और एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा सपोज, और v और ओमेगा में तो रिलेशन आप जानते हो, v इक्वल ओमेगा, इट वाज रोलिंग। अच्छा जब ये ऊपर चढ़ते हुए जा रहा था, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस, एक तो हुआ उसका वेट, है ना, ये हो गया वेट, और क्या एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन, एंड इट इज गिवन दैट इट इज ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। ये जो दोनों फोर्स है ये इस एक्सिस में पास कर रहे हैं, तो क्या ये यहाँ पे कोई टॉर्क बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। When the line of action of a force passes through the axis, no torque is produced, कोई टॉर्क नहीं बनाएंगे। अगर टॉर्क नहीं बनेगा इस पॉइंट में, दो ही तो फोर्स है, टॉर्क नहीं बनेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं बनेगा। Why? Because angular acceleration is torque by moment of inertia. There is no torque, so no angular acceleration. As there is no angular acceleration about this point, there is no change in angular velocity. समझ में आ रहा है क्या? तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलने वाला, अगर शुरू में ओमेगा था यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा,
angular velocity is not going to change when this block is climbing up. When this ball is climbing up, angular velocity नहीं बदलेगा। मतलब शुरू में अगर ओमेगा था, यहाँ पर भी ओमेगा होगा, यहाँ पर भी ओमेगा होगा। अच्छा ठीक है। What about linear velocity? जब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ रहा था, इसके ऊपर जो वेट था, वेट का तो एक कंपोनेंट था ना इस डायरेक्शन में, जो which was trying to pull it, mg sin theta, उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। So there was a retardation, linear retardation. There was linear retardation. So velocity gradually decreases. Velocity gradually decreases. है कि नहीं? Linear velocity घटेगा घटेगा घटेगा। एक समय आएगा जब आप ऐसे जगह जाके ये स्फीयर पहुंचेगा जहां पे आप देखोगे कि अब स्फीयर के पास हुआ यूं है कि ये पहुंच गया यहाँ पे, ये स्फीयर यहाँ पे पहुंच गया है और इसका linear velocity 0 हो गया है, लेकिन अब भी angular velocity बरकरार है। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? यस, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था रोटेशनल, कुछ काइनेटिक एनर्जी था लीनियर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया चढ़ते चढ़ते, बच गया क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हियर इज हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, हियर इज हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, हियर इज हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज हियर हाफ mv स्क्वायर, here 0. Total kinetic energy is here half mv square beta and here it is only half I omega square. Are you getting? So the kinetic energy at the highest point is not 0. तो सारा का सारा चीज को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लेना, उसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। क्या है? When this sphere starts climbing the smooth inclined plane, only two forces act on it. They are the normal reaction and the weight. Both of these forces pass through the center of the sphere. They do not produce any torque. So there is no angular acceleration. When there is no angular acceleration, there is no change in angular velocity. So while climbing, angular velocity remain constant. Even at the highest point, अब देखोगे ये घूमते हुए चढ़ रहा था, चढ़ेगा और यहाँ पर जो पहुंचेगा वेलोसिटी 0 हो गया और ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन वहीं पे ऐसे ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फिर से फिसल के आ जाएगा। Even at the highest point it is just rotating, then it will slide back again down. समझ में आ रहा है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगा। तो ये जो चीजें हमें अभी समझ में आया, ये सारा चीज को थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे, तो हो सकता है कि कहीं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेंगे, वेयर द एंगुलर वेलोसिटी इज मोर हियर और हियर। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा अभी लिखते हैं ढंग से। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन में लिख रहे हैं कि व्हेन द sphere climbs on the smooth incline, when the sphere climbs the smooth incline, there is no torque about its center. So angular velocity about center remain, angular velocity about center remain constant, angular velocity remain constant, है ना? दूसरा हुआ because of the component, because of mg sin theta। कहाँ है वो फोर्स mg sin theta? वो फोर्स तो कुछ यहाँ पे है, mg का ये वाला कंपोनेंट है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, mg का sin theta कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो दिया नहीं है, हम बस बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट हो गया mg sin theta। because of mg sin theta the body undergoes linear
retardation. Linear retardation. So at highest point its velocity is 0, but angular velocity is same as initial. क्या ये चीज सबको पकड़ में आया? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो था वही रहेगा। अच्छा, तो डाटा क्या दिया है? दिस वाज ए मास m सॉलिड स्फीयर जो कि मूव कर रहा था, कुछ v स्पीड में ऐसे दिया है, ये v स्पीड में मूव कर रहा था। हमें पूछा पता करना है एंगुलर स्पीड क्या है। एंगुलर स्पीड नहीं चाहिए तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि ओमेगा तो वही रह रहा है। एट लोएस्ट पॉइंट कितना है वो? दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर है, आई का वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, जबकि हमें मालूम है कि v तो r ओमेगा होता है। अगर v r ओमेगा होता है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? v स्क्वायर, तो इट इज कमिंग 1/5 mv स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 1/5 mv स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, अगर हम यही मोशन को थोड़ा दोबारा देखेंगे, A से B तक का मोशन को देखेंगे, तो चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं A, ये पॉइंट को नाम देते हैं B, और ये कितना ऊपर चढ़ गया है H, जो हमें पता करना था। हमें पता करना है कि कितना ऊपर चढ़ेगा, ये कितना ऊपर चढ़ेगा हमें पता करना है। सपोज यहां से यहां तक का हाइट है, यहां से यहां तक का हाइट है H, चढ़ गया कितना? H पता करना है। फाइंड टू व्हाट हाइट इट क्लाइम्स, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट क्लाइम्स। अच्छा, तो देखो, तो जब ये यहां से यहां तक गया, यहां पे इसके पास क्या था? लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी खर्चा हो गया? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, that must be equal to loss in kinetic energy। कौन सा kinetic energy लॉस हुआ है? लीनियर kinetic energy। तो आप कहोगे A to B मोशन में the gain in potential energy is equal to loss in linear kinetic energy। for A to B motion, gain in potential energy is equal to loss in linear काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो गेन इन पोटेंशियल कितना हुआ? m मास, h हाइट तक चढ़ गया। लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना था जो लॉस हो गया? हाफ mv स्क्वायर, तो गया m को खा गया। h का वैल्यू कितना सिंपल है, v स्क्वायर बाय 2g। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? Yes. So to what height it will climb? It will climb up to a height v square by 2g। अगर आपको समझ में आया तो मैं बस चेक करना चाहूंगा कि आपको सचमुच समझ में आया कि मेरे को खुश करने के लिए हाँ जी कहते हो। नाउ आई गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर और कोई हॉलो स्फीयर दोनों बराबर स्पीड में रोल करते हुए इस पे चढ़ेंगे, कौन ज्यादा हाइट चढ़ेगा? सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दोनों बराबर स्पीड में आए रोल करते हुए, दोनों स्मूथ इंक्लाइन में चढ़ने लगे, कौन ज्यादा हाइट को चढ़ेगा? लुक एट द आंसर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या यहाँ पे सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर कोई फंडा यूज हुआ? नहीं। तो फिर क्या कहेंगे? h will be same v square by 2g।
बोथ विल क्लाइंब टू सेम हाइट। अब जेई वगैरह में क्या करते हैं ना, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कंक्लूजन को दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं। आप इतने प्रैक्टिस किए होगे कि कर लोगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद होगा। दे विल नॉट गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर को आपको पूछ लेंगे डायरेक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। होपफुली यू हैव एंजॉयड, बट मैं आपको एनकरेज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन भी जेई का है, प्लीज ट्राई टू डू इट। यहां से हाँ चलिए ठीक है, आई विल डू इट आफ्टर द रोटेशन इन और रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? इट इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा अगला क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी से मैं एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मेरे क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि आसान है। साथ छुटपुट के डिफिकल्ट बोल रहे थे, बुक से पढ़ोगे यू विल फाइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। और डायरेक्ट फॉर्मूला, स्कूल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा एक्सीलरेशन, क्या होगा वेलोसिटी, ऐसे करके, जबकि हम लोग टिपिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।